वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? और जैसा कि मैंने आप सभी को वादा किया था कि मैं जल्द ही होम साइंस से एक स्टूडेंट आप सभी के लिए लेकर आऊँगी, जो आपको ये बताएगी कि किस तरीके से जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद पीएचडी एग्जामिनेशन या पीएचडी इंटरव्यू को अप्रोच किया जाए। और बिल्कुल आज हमारे साथ है रूपांशी। ये जेआरएफ अड्डा की ही स्टूडेंट है। इन्होंने जेआरएफ अड्डा से ही जेआरएफ अपना क्वालिफाई करा एंड करंटली शी इज़ द पीएचडी स्कॉलर राइट नाउ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही अपनी पीएचडी कर रही है। तो स्पेसिफिकली सभी होम साइंस वाले बच्चों के लिए ये आज का जो सेशन होने वाला है उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है कि किस तरीके से आप जो है होम साइंस से पीएचडी को एक्चुअली टारगेट कर सकते हो और किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी एक तरीके से यूनिवर्सिटी को पीएचडी के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूपांशी, वेलकम टू द सेशन। एंड सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि बिल्कुल बेसिक से कि कैसे जो है एक यूनिवर्सिटी को टारगेट करें आफ्टर क्वालिफाइंग जेआरएफ। मतलब कि कैसे एक पीएचडी के लिए एक यूनिवर्सिटी को अप्रोच करें, स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी कि बच्चे हैं जैसे जिनको ज़ीरो गाइडेंस होती है, कुछ आइडिया नहीं रहता, तो एक तरीके से एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया, जेआरएफ क्वालिफाई हो गया, तो अब आगे क्या? तो आप उसका प्रोसीजर बताइए कि उसके बाद क्या, कैसे कोई यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए? मैम पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी, जैसे जब हम नेट की प्रिपरेशन ही कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली हम जिस भी प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैंने भी जेआरएफ अड्डा से की है, तो और भी स्टूडेंट्स होंगे जो साथ में तैयारी कर रहे होते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर कोई भी तैयारी कर रहा है तो इन स्टूडेंट्स का एक नेटवर्क बन जाता है, या मेरे ख्याल से कोशिश भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने आप में पढ़े जा रहे हैं, सो दैट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी पता चले और अपनी यूनिवर्सिटी को एम करके रखना चाहिए। अपनी प्रायोरिटी लिस्ट होती है कि हम यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में थी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सबसे पहले नंबर पे मैंने दिल्ली रखा था, इसीलिए मैं उसको काफ़ी टाइम से अप्रोच भी कर रही थी। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले नेट का वेट किया। ऑल्दो मेरा जब मैंने इससे भी पहले इंटरव्यू दिया था, मैंने नेट के बेसिस पे इंटरव्यू दिया था, तो उस टाइम पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैं प्रपोजल लेके मैंने इंटरव्यू दिया, बट मुझे उससे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला। तब मुझे चीज़ें वहाँ पे समझ में भी आने लगी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपका नेट नहीं है या जेआरएफ नहीं है तो आप जा नहीं सकते इंटरव्यू देने जाना चाहिए। आप जब एक प्रोफेसर से इंटरेक्ट करते हो तो आपको समझ में आती हैं चीज़ें कि हाँ, हमें कितना कॉन्फिडेंस आता है बात करते हुए भी। पहले हम जैसे नर्वस भी होते हैं, तो धीरे धीरे वो ओपननेस एक आ जाती है जब हम इंटरव्यू देते रहते हैं। तो पहले ही जब हम नेट की तैयारी करते हैं, जेआरएफ करते हैं, तभी हमें साथ में प्रपोजल पे भी काम करना चाहिए। अगर हमारा गोल है कि हमें एकेडमिक्स में ही जाना है, तो मेरे हिसाब से आप साथ में एक प्रपोजल पे भी काम करते रहेंगे, वो भी बहुत ज़रूरी है। और जाके इंटरव्यू भी देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपका जेआरएफ होगा तो ज़रूरी नहीं है एकदम से आपके फॉर्म भी आने लग जाते हैं, सब कुछ है, बहुत लंबा प्रोसीजर चल जाता है। तो आप अगर कांटेक्ट में रहेंगे, किसी भी प्रोफेसर के कांटेक्ट में रहेंगे, आप उनको मेल के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। अगर उनको रिसर्च में आपके इंटरेस्ट होगा तो वो आपको गाइड भी करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू सिर्फ 3-4 मिनट का होता है। बहुत लंबी लिस्ट होती है स्टूडेंट की, 60-70 स्टूडेंट्स होते हैं, किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा होते हैं, बट ठीक है, होम साइंस 1.5 सब्जेक्ट है तो 50-60 स्टूडेंट्स इतने ही होते हैं। बट 1-2 दिन में इंटरव्यू होता है तो 5-6 मिनट भी नहीं होते हैं इंटरव्यू उस टाइम पे। तो वो उस टाइम पे कोई जजमेंट इतना नहीं लिया जाता, वो उनका ऑन द स्पॉट मतलब थोड़ा होता है। कुछ बच्चे, क्योंकि आजकल अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हो गई है मैम, सबको पता होता है कि अब यूनिवर्सिटी में अगर हम लोग को पता नहीं होगा किसी भी चीज़ का, और लोग आपस में बहुत कनेक्टेड हैं, और जैसे प्लेटफॉर्म पे भी आजकल जैसे जेआरएफ अड्डा पे भी सब लोग हर चीज़ बताने की पूरी कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से पूरी गाइडेंस देते हैं। तो आप लोग को मेरी तो तरफ से यही गाइडेंस है कि आप लोग जितना जल्दी हो सके आप एक अपना प्रपोजल तैयार किए। आपको जो भी अपने रिसर्च एरिया में जो भी एक प्रोफेसर लगता है कि हाँ, हम उसके साथ कर सकते हैं काम, तो आप उनसे अप्रोच कीजिए। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कीजिए, सो दैट आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो। आपको उससे बहुत एज मिलता है, क्योंकि स्पेशली आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आपके पास फंड्स कहाँ से आएंगे। तो मेरी तरफ से तो मैम इतना ही है कि आप अपना प्रपोजल एकदम तैयार रखें, कॉन्टैक्ट में आए जल्दी से जल्दी, सो दैट कि आपको गाइड भी जान सके। तभी वो आपको कन्विंस करना आना चाहिए अपने गाइड को बेसिकली, तो वो पहले से ही होगा तो वो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल, देखिए जैसे बहुत सारी यहाँ पर इस एक ही कहते हैं ना, एक ही चीज़ क्रक्स में रूपांशी ने जो बातें कंक्लूड करने की कोशिश करी है वो यही करी है कि सबसे पहले तो जो है आपको नेटवर्किंग पे ध्यान देना चाहिए। नेटवर्किंग मतलब कि आपके आसपास लोग हैं जो आप उनसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे गाइड ले सकते हैं। और इनकेस अगर आपके पास वो नहीं है तो भी आप एटलीस्ट देखो, मास्टर्स के बाद आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है।
आप जो है कोशिश कर सकते हो कि आपको यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, आपको अपना इंटरव्यू देना चाहिए। कुछ नहीं तो अपनी ही खुद की एमए वाली यूनिवर्सिटी में आप चाहो तो वहाँ पर जो है प्रोफेसर से गाइडेंस ले सकते हो। आप इंटरव्यू में जाइए, आप जब तक बैठेंगे नहीं किसी इंटरव्यू में, आपको माहौल समझ में नहीं आएगा, आपको जो है कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आपको जो है इंटरव्यू किस तरीके से अपना आगे लेकर जाना है, क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, वो आपको एक इंटरव्यू वाले सेक्टर में बैठ के ही जाकर ही पता चलेगी, राइट। एंड इसी के साथ अगेन जेआरएफ, जैसे रूपांशी बोल रही है कि जेआरएफ जो है, देखो कुल मिला के बात ये है कि जेआरएफ एज तो है जो आपको मिलता है स्पेशली फॉर रेयर सब्जेक्ट। होम साइंस की अगर मैं बात करूँ, सिमिलरली अगर मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात करूँ, तो देखो रेयर सब्जेक्ट के साथ यही है, एक कहते हैं ना प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि आपके पास जेआरएफ है। फिर ये कि जो आप शायद नेगेटिविटी भुगत रहे थे ना बिना जेआरएफ के, वो ऑटोमेटिकली सारे पॉजिटिव्स आपके हो जाते हैं कि आपको फिर यूनिवर्सिटीज़ ना भाग भाग के लेना चाहेगी, क्योंकि ऑब्वियसली जेआरएफ आपका एक टैग है आपके लिए। एंड सिमिलरली आपको जो है एपीआई स्कोर जो है बढ़ाने के आगे भी जेआरएफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो कोशिश तो यही करिए कि टारगेट करते चलिए अपने जेआरएफ की प्रिपरेशन को, लेकिन उसके साथ साथ अपने इंटरव्यूज़ भी आप देते रहिए पीएचडी के। कोई बात नहीं, क्या होगा, नहीं होगा ना सिलेक्शन, जीरो से कहीं नीचे आओगे, लेकिन यह है कि अगर सिलेक्शन हो गया तो बढ़िया है, और भी अच्छी बात है कि आपको सिलेक्शन जो है मिल जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो है मेजर पॉइंट अब मैं इस पर आती हूँ कि मैम चलो आपने ये तो बता दिया कि हमें क्या करना है, हमें नेटवर्किंग करनी है, हमें प्रोफेसर से कनेक्ट करना है, हमें यूनिवर्सिटीज़ में जाकर इंटरव्यू देना है, लेकिन अब बात करते हैं रिसर्च प्रपोजल पर कि मेजरली एक रिसर्च प्रपोजल को कैसे अप्रोच करें कि हाँ भाई वो रिसर्च प्रपोजल कम से कम दिखाने लायक तो हो एक यूनिवर्सिटी में। तो बिल्कुल उस पर रूपांशी बताएंगे कि उन्होंने कैसे अपने रिसर्च प्रपोजल को तैयार करा था। बिकॉज मेरा ये मानना है रिसर्च प्रपोजल देखो आपका प्रोडक्ट है, और आपको अपना प्रोडक्ट जो है यूनिवर्सिटी दर यूनिवर्सिटी जाकर बेचना होता है। अगर यूनिवर्सिटी को पसंद आ गया तो है ना, यूनिवर्सिटी को पसंद आ गया तो वो आपका प्रोडक्ट जो है वो एक्सेप्टेंस में आ गया, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी उस पर पैसा लगाएगी। सिमिलरली जैसे यूजीसी आपके रिसर्च पे पैसा लगा रही है, तो वही है कि कैसे अपने रिसर्च प्रपोजल को तैयार करा जाए, उसको कैसे इफेक्टिव बनाया जाए, उस पर बिल्कुल रूपांशी बताएगी, स्पेशली फॉर होम साइंस स्टूडेंट। और भी जो बच्चे जो रिसर्च में जाना चाहते हैं उनको भी आइडिया मिल जाएगा कि कैसे करें उस पर काम। तो रूपांशी प्लीज़ बताइए कि रिसर्च प्रपोजल किस तरीके से अपने आप का जो है इफेक्टिव उसको बनाए, एफिशिएंट बनाए। मैम रिसर्च प्रपोजल की अगर मैं होम साइंस की फील्ड में बात करूं तो वैसे तो रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट जनरली सेम ही रहता है कि आपको इंट्रोडक्शन देना है, मेथोडोलॉजी देनी है, आपके ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें तो जो फॉर्मेट हो गया वो हो गया। लेकिन जैसे होम साइंस की फील्ड की अगर मैं बात करूं तो इसमें 5 डिपार्टमेंट होते हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन हो गया, एक्सटेंशन एजुकेशन कम्युनिकेशन मैनेजमेंट हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ हो गया, रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया। तो ये 5 फील्ड होते हैं। तो इसमें आप किसी भी टॉपिक मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में, एक डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैरायटी होती है, तो आप कोई भी पिक कर सकते हैं जो भी रिसेंट में चल रहा हो। रिसेंट में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि आपको लगभग 3 से 5 साल पीएचडी करने में लग जाते हैं। तो ऐसा ना है कि वो पीएचडी करते करते वो रेलेवेंस खत्म हो जाए। ऐसा ना हो कि 5 साल में आपका पता चले टॉपिक कितना पुराना हो गया, तो उस पर एडवाइज़र भी आपका इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा, डेफिनेट सी बात है। तो आपको इतना अवेयर होना पड़ेगा, आपको रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ेंगे बहुत सारे, इवन नंबर ऑफ़ रिसर्च पेपर पढ़ लेंगे आप, तब जाके आपको पता चलेगा, उस रिसर्च के बारे में आपको जानकारी मिल पाएगी। तो मेरा जैसे डिपार्टमेंट है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का, तो मेरा डिजिटल पेमेंट पोर्टल्स पे है, तो मैं उसी पर रिसर्च कर रही हूँ। बेसिकली आपका लिटरेचर रिव्यू जितना अच्छा होगा ना, मतलब उतना ही आप एक तो अपने गाइड को कन्विंस भी कर सकते हैं कि आप जैसे बताओगे कि हाँ मैम अभी आज के टाइम पे इस टेक्नोलॉजी में ये एडवांसमेंट हो रहे हैं, ये इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, ये आगे इसमें क्या हो सकता है। तो वो जितना रीसेंट आपका टॉपिक होगा उतना ही आपका पीएचडी में रिसर्च भी अच्छी होगी। तो उसमें आप लिटरेचर रिव्यू बेसिकली अपना स्ट्रॉन्ग रखिए, बैकग्राउंड स्टडी आपको बहुत अच्छा होगा, तभी वो आपका गाइड भी कन्विंस हो पाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, वो स्टार्टिंग में इतना आपको जल्दी जज भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसको पता है कि हाँ आप में वो डेडिकेशन है पीएचडी करने वाला, तभी वो आपको लेगा। क्योंकि कोई इतने लंबे समय तक सस्टेन करना पीएचडी में वो भी बहुत मुश्किल है, इसलिए वो बेसिकली स्टार्टिंग में आपका डेडिकेशन लेवल ही देखेंगे कि आपने उस पर रिसर्च कितनी करके आए हो, बैकग्राउंड स्टडी कितनी है आपकी। तो वो सब मेरे ख्याल से मैम बहुत एक मेजर इम्पैक्ट डालता है एक एडवाइज़र पे भी कि हाँ बच्चा डेडिकेशन सीरियसली उसके साथ पीएचडी करना चाहता है। बिल्कुल, देखो मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, रूपांशी ने बहुत सही बोला कि लिटरेचर जो है, लिटरेचर रिव्यू जो है कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है। सिमिलरली देखो लिटरेचर रिव्यू जो है ना, वो आपको एक तो क्वेश्चन जो भी आपको रिसर्च का एरिया फाइंड आउट करना है उसमें हेल्प करेगा। सबसे पहले तो कि आपको देखो हम यहाँ पर आपको टॉपिक बताने नहीं बैठे। अब रूपांशी ने अपना टॉपिक जैसे बताया कि वो डिजिटल पेमेंट पर चीज़ें देख रही हैं, तो ये उनका टॉपिक है, लेकिन अगर आपको अपना टॉपिक आप कॉपी नहीं कर सकते, एक और चीज़ तो पहली चीज़, और दूसरी चीज़ आप जो हो उसको सर्च करो, उस चीज़ को आप जितना पढ़ोगे लिटरेचर
लिटरेचर रिव्यू ये वो लिटरेचर रिव्यू वो वाला प्रोसेस नहीं है, रिसर्च प्रोसेस वाला कि हाँ आपको पहले क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर आपको लिटरेचर रिव्यू पे जाना पड़ेगा, फिर आपको रिसर्च डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। ये उससे पहले का लिटरेचर रिव्यू है, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू जो है आपका थ्रू आउट द रिसर्च चलता है। और सिमिलरली आप जितना पढ़ोगे उतना आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर वुमेन सेक्टर पे काम करना है तो आप उसके बारे में लिटरेचर करोगे कि आप जिस एरिया पर रिसर्च करना चाहते हो उसका क्या एक तरीके से ग्राफ है, उसमें क्या क्या स्टडीज़ हो रखी है, उसमें क्या क्या रिसर्च हो रखी है। तो लिटरेचर रिव्यू आपको आपके एरिया को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और इसके साथ साथ आपका इंटरव्यू जो है एकेडमिशियन जो लिटरेचर रिव्यू जिसको हम बोलते हैं ना कि आपका अकेडमिया उससे स्ट्रॉन्ग बनेगा, यानी कि आपकी नॉलेज परखी जाएगी आपके लिटरेचर रिव्यू से। जब आप बताएंगे इंटरव्यू में बैठकर कि मैम मैंने ये वाला पेपर पढ़ा, या मैंने न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, बुक्स हो, यहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें निकाली हैं, तो बिल्कुल एक कहते हैं सर्चिंग की पावर जो है, वो सर्चिंग की पावर ऑनलाइन का मीडियम है। सिर्फ यूट्यूब और इंस्टाग्राम सर्च पे ना लगाइए। सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल अपने लिटरेचर रिव्यू को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उतनी आपकी कहते हैं ना आर्टिकल्स जो है, जर्नल पेपर हैं, बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म है जो आपको अवेलेबल है, जिन पर आप अपने रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं अपने ही एरिया से रिलेटेड। तो वो जो चीज़ है आपको बहुत हेल्पफुल करेगी आपकी रिसर्च एरिया को फाइंड आउट करने में, आपके टॉपिक को फाइंड आउट करने में, और साथ ही आपका एक तरीके से पूरा का पूरा ऑरा आपके इंटरव्यू सेटअप में बढ़ाने के लिए वो सारी चीज़ें आपको काम आएगी। एंड ऑल्सो फाइनली आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट रूपांशी कि एक फाइनल कॉल जो होता है कि एक स्टूडेंट बिकॉज प्रिपरेशन के टाइम पर बहुत ही हार जाता है, JRF क्वालिफाई हो गया लेकिन इंटरव्यू सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उन बच्चों को क्या बोलना चाहेंगी कि वो लोग किस तरीके से अपने इस प्रोसेस में जो है लगे रहें और जो है मेहनत करते रहें? उनके लिए भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि उनको क्या गाइड देना चाहोगे? मैम देखिए, तो वाली बात है कि जब उन्होंने सोच लिया है कि हमें एकेडमिक्स में जाना है, PhD में जाना है या असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, तो उनको इस फील्ड में जाना ही पड़ेगा। ऐसे कोई हारने की ज़रूरत शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। आप जितना अपना स्ट्रॉन्ग रखेंगे, आप अभी जितना ज़्यादा वर्क कर लेंगे, आपको उतना आगे वाली स्टेज में ईजी होगा, क्योंकि आप पहले से इतना लिटरेचर रिव्यू कर लेंगे, आगे आपको उतना ही कम पड़ेगा, क्योंकि आगे भी आपको थ्रू आउट प्रोसेस वही करना है। तो ऐसे, और आपकी नॉलेज ना आपके जब इंटरव्यू होता है ना, वो आराम से आपके गाइड को दिख जाती है कि हाँ इस बंदे ने बहुत रिसर्च कर ली है ऑलरेडी इस पे, तो वो ऑलरेडी आपके सामने आएगा। आप JRF होल्डर भी हो तो रुकना नहीं है मेरे हिसाब से, तो कहीं भी आप इंटरव्यू देते रहो, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है डेफिनेटली आपका वहाँ पे होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका नहीं होगा। और साइड बाय साइड आप अपना कोई चाहे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। रिसर्च से रिलेटेड लाइक रिसर्च असिस्टेंट की जॉब होती है मैम, वो भी, क्योंकि आपका एक अच्छा खासा रिसर्च प्रोजेक्ट में जाओगे तो एक्सपीरियंस ऐड हो जाता है। बिल्कुल। और बहुत सारी नॉलेज भी मिल जाती है, क्योंकि क्या होता है ना मैम, हमारे फील्ड में भी MA से भी बच्चे आते हैं, MSc से दोनों से आते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी चल रहा है, NEP के बाद सब कुछ इंटरडिसिप्लिनरी चल रहा है। MA MSc दोनों होता है। अब जैसे मैम हमारे साथ था ना, तो MSc में हम लोगों ने डिसर्टेशन लिखी थी, तो एक फॉर्मेट टाइप का पता था कि हाँ ये चीज़ें करनी है। बट MA में आई थिंक डिसर्टेशन नहीं लिखते हैं, तो उनको वो चीज़ कहीं से नहीं मिल पाती। तो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। जैसे मैं JRF अड्डा की भी बात करूँ तो यहाँ पे जैसे वर्षा मैम बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर कर रही हैं। उन्होंने PhD के और भी इंटरव्यूज़ लिए हैं, ये चीज़ें क्लियर कर रही हैं। और मैम भी, अदिति मैम भी हमेशा रिसर्च को लेकर बहुत सारे टॉपिक्स पर कोई ना कोई वीडियो बनाती रहती हैं। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म पर इस पर हमेशा गाइडेंस मिलती रहती है। और क्या बोलते हैं, तो ऐसे निराश होने वाली ज़रूरत नहीं है, आपका डेफिनेटली हो जाएगा। JRF होल्डर को ऑलरेडी बहुत एज मिल जाता है मैम मेरे ख्याल से, क्योंकि जब मेरे को नेट के टाइम पे नहीं मिला था ना, तो जब JRF हुआ मैंने डेफिनेट, मतलब एकदम से होता है ना, मैं वो कनेक्टिविटी नहीं छोड़नी है कि अगर आपको एक बार नहीं हुआ तो आपने गाइड से वो कांटेक्ट ही छोड़ दिया। मैं मतलब मेन फोकस है कि प्रोफेसर से कनेक्ट करो, आपको जिससे भी करनी है, जिसके साथ उससे कांटेक्ट में रहोगे। आपका JRF है तब भी कांटेक्ट में रहो। इस बार नहीं लिया, हो सकता है नेक्स्ट टाइम ले लें, क्योंकि मैम, और एक चीज़ मैम पॉइंट एक ये भी ऐड करना चाहूँगी होम साइंस वालों के लिए, जैसे MA और MSc है ना, तो जैसे DU में स्पेशली अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो यहाँ MA के स्टूडेंट्स अलाउड ही नहीं है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखें, जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में ला रहे हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी ज़रूर देखें। क्योंकि मैम अभी क्या बोलते हैं, जैसे BHU SUAT का एग्ज़ाम हुआ तो BHU में है, BBU में है, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर तक MA वाले स्टूडेंट्स अलाउड थे, बट इस साल से MA वाले भी अलाउड नहीं है, तो सिर्फ MSc वाले अलाउड हैं। तो ये एलिजिबिलिटी वाला प्रोसीजर भी ज़रूर चेक करें, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी MA अलाउड नहीं है।
बहुत अच्छी बात बोली है ये रूपांशी ने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही पूछ रहे रहते हैं कि मैम हम ये इसमें भर सकते हैं, हम इसमें भर सकते हैं। देखो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आप लोग के लिए खुली है, और ऑब्वियसली जब आप बेस्ट पीएचडी में में जाना चाहते हैं, आप पीएचडी में जाना चाहते हो तो आपको देखना चाहिए। पर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो एफर्ट ही नहीं लेते और सोचते हैं कि सब कुछ थाली में परोस के मिल जाए। ऐसा नहीं होता बच्चे, आपको ना एफर्ट लेना पड़ेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाइए, अपने सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी देखिए कि वो यूनिवर्सिटी क्या मांग रही है आपसे, तो आप उसके अंतर्गत जो है अपना फॉर्म बिल्कुल अप्लाई करिए। और अगेन सब्र का फल मीठा होता है, जिनका नहीं हो पा रहा सिलेक्शन, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। बस बने रहिए अपनी इस फील्ड में। एकेडमिशियन जो ये लाइन होती है एकेडमिया की, ऐसी होती है। एंड अगेन सरस्वती किसी का उधार नहीं रखती है, तो बिल्कुल आपको जो है जितना पढ़ेंगे, जितनी आप में नॉलेज होगी, वो बहुत जल्द आपको रिफ्लेक्ट बैक होगी। अगेन एक और बात, कोशिश यही है जेआरएफ अड्डा की कि आप लोगों के लिए ऐसे इंटरव्यूज़, ऐसी चीज़ें लेकर आते रहे जो आपको रियल लाइफ में हेल्प करे। खासकर वही आप ही के लोग, आप जैसे लोग जो है, आप ही की भीड़ में से जो उठकर आए हैं और सक्सेस हो गए हैं। और सिमिलरली मैं ये चीज़ यही लेकर आना चाहती हूँ कि हम भी जो थे, अगर मैं भी आज पीएचडी कर रही हूँ, रूपांशी भी आज पीएचडी कर रहे हैं, हम लोग भी जेआरएफ अड्डा का ही एक कहते हैं प्रोडक्शन है, और हम ही लोग जो है हमारे रियल लाइफ एक्सपीरियंस से आप तक जो है चीज़ें पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगेन यही बोलूँगी कि ऑल द बेस्ट टू यू। पीएचडी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, आप सभी का जल्द से जल्द क्वालिफाई हो। एंड ऑल्सो अगर ये सेशन आपको बेनिफिट हुआ है, स्पेशली जो है आपके होम साइंस वाले बच्चे, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करिए। और भी कुछ अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप लिख सकते हैं। रूपांशी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, बिल्कुल हम इनको दोबारा प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करेंगे, अपना ही प्लेटफॉर्म है ये। तो आप लोग क्वेरीज अपनी कमेंट डाउन कर सकते हैं। अगर ये सेशन हेल्पफुल रहा तो लाइक करिए, बताइए कि कैसा लगा सेशन आपके लिए। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द बेस्ट।